हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज मिनिज अहमद और आज हम लोग करने वाले क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिजिकल, सबसे पहले इसको नाम से समझते हैं। फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल। और वर्ल्ड मतलब इन सब के वर्ल्ड को फिजिकल बोलते हैं। तो अब देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल कहाँ से आता है? फिजिकल आता है फिजिक्स नाम से। वो और फिजिक्स का आता है साइंस से। सबसे पहले जानते हैं साइंस क्या है। साइंस साइंस का मतलब ही होता है जानना। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल कैसे चला रहे हो? आपको पैदल घुमाना है, कैसे घूमो? उसमें भी साइंस है। आपके साइकिल्स में रिंग्स क्यों लगे हुए हैं? उसका शेप गोल क्यों है? हर एक चीज के ऊपर साइंस है। उसको जानना ही साइंस होता है। अब जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। नॉर्मली फिजिक्स फिजिक्स का मतलब होता है नेचर या फिर नेचुरल फिनोमेना। इनके बारे में जानना कि ये हो क्यों है, जैसे बारिश हो है तो बारिश होती क्यों है, कैसे होती है, ये सब जानना फिजिक्स के अंदर आता है। साइंस आया है साइंटिया से, जिसका मतलब होता है टू नो। और साइंटिया एक रिलेटेड वर्ड होता है। सेम सिमिलरली फिजिक्स फिजिक्स आया है फोर्सेस से। फोर्सेस का मतलब होता है नेचर, और जो कि फोर्सेस एक ग्रीक वर्ड होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। फिजिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स आफ्टर 19th सेंचुरी, एंड क्लासिकल फिजिक्स मतलब फिजिक्स बिफोर 19th सेंचुरी। बस इसको और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इन रिलेटेड टू अलग अलग ब्रांचेस, मतलब कि सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। तो चलो देखते हैं उसको भी। चलो देखते हैं फिजिक्स रिलेटेड टू अलग ब्रांचेस। सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स का कुछ भी जानने के लिए आपको मैथमेटिक्स का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में कोई फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, डेरिवेशन पता होना चाहिए। इसलिए मैथ्स इज द बेस पॉइंट ऑफ फिजिक्स। ये आपने माइंड में बैठा। तो भैया अगर मैथ्स क्लियर ना हो तो भूल जाओ कि फिजिक्स कुछ हो सकता है। अब देखते हैं फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। देखते हैं फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है कि फिजिक्स ने हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया है। तो आज हम लोग फिजिक्स की वजह से टेक्नोलॉजी में टेलीविजन पे मूवी देख सकते हैं। टेलीविजन ही चल सकता है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है फिजिक्स करती है। और देख सकते हैं कि दूरी तक बात कर सकते हैं फिजिक्स के कारण, मोबाइल फोन से, ऑटोमोबाइल्स के जरिए। तो फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी में कैसे समझेंगे? हमने देखा मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स कुछ नहीं, बस बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स आप नहीं कर सकते। अब फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी क्या क्या प्रोवाइड किया, मैंने आपको पहले भी बताया। अगेन
टेलीविजन पे आप मूवी देख सकते हैं, टेलीविजन खुद एक फिजिक्स की फील्ड है। नेक्स्ट मोबाइल। अब आगे देखते हैं फिजिक्स विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी फिजिक्स का बहुत मीनिंग है, बिकॉज फिजिक्स की वजह से माइक्रोस्कोप हम लोग को मिला। माइक्रोस्कोप से छोटी से छोटी चीज को हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल्स को भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे की वजह से हमारी हड्डियों का ढांचा हम लोग बाहर से ही देख सकते हैं। तो ये सब हमारी फिजिक्स की देन है। विदाउट फिजिक्स दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इन सबको जानना जरूरी है। फिजिक्स ने अलग अलग ब्रांचेस में क्या किया हम लोग के लिए, मतलब क्या मिला हम लोग को फिजिक्स से। आगे देखते हैं इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक फोर्थ। चलो अब देखते हैं इस चैप्टर का VVIMP क्वेश्चन और टॉपिक, जिसका नाम होता है फोर फंडामेंटल फोर्सेस जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती हैं। फोर्स तो वैसे बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो चार प्रकार के होते हैं। तो चलो उनको देखते हैं। इन फोर्स को फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिकली, एक माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली मतलब जब हम लोग ऊपर ऊपर से देखें, एकदम डिटेल में ना देखें, मतलब अंदर घुस के ना देखें। और माइक्रोस्कोपिकली जब उसको एकदम डीप में जाकर देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिकली होता है। तो सबसे पहले मैक्रोस्कोपिकली में, मैक्रोस्कोपिकली में इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपना फेमस न्यूटन पापा जी का ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। वो कंफ्यूज ना हो अगर कहीं मैं ये टर्म यूज कर लूं, दोनों एक ही है। माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली में भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे what is gravitational force, what is electromagnetic force or electrostatic force, what is nuclear force, strong nuclear force, weak nuclear force। उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, क्या वो ओबे करते हैं, कैसे है वो, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो सब। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले ये जानेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे इनके कैरेक्टर्स को, फिर सबका एक एक एग्जांपल लेंगे, एक एक। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि ये कोई भी ग्राउंड है, जो ये अर्थ ही है, और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या फिर छोड़ो इसको, ऑब्जेक्ट कोई भी यहीं पे है, उसको थ्रो किया गया है यहाँ से, अब वो बॉडी यहाँ पहुंच गई। अब वो बॉडी वहां रुकेगी नहीं, वहां से गिरेगी वापस। उसका कारण क्या है? वो इसलिए गिरती है क्योंकि इसकी अपनी ग्रेविटी है जो इसको अपनी ओर खींचती है। तो ये मास 1, ये मास 2, क्या बोला? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ग्रेविटी इसकी खुद की भी है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से ये इसको खींच पा रहा है और ये नीचे गिरता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बस इतना ही होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या देखते हैं। तो फॉर्मूला इसका F is equal to G m1 m2 by r square, जहां पे m1 जो है
m1 is equal to mass of one body, m2 क्या है, mass of second body, r क्या है, distance between bodies। अब बचा जी, जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि हर जगह के लिए सेम होता है और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितनी होती है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। ये सब को चाहे तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि समझते हुए नोट करना इजी होता है। वैसे मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिख दूंगा, वहां से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक याद करना जरूरी है, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो लॉजिकली सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर। और क्या देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा ये देख सकते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस। कैसे, चलो ये जो हमारा अर्थ है इसके आसपास सैटेलाइट्स है, वो क्यों वहां पे रुकी हुई है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी वो वहां पे स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, बहुत दूर तक कवर कर पाती है, इसलिए लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और क्या बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या होती है, फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, 1/r², मतलब कि ये जितना बढ़ेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कम होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा। लॉजिकली देखो, अगर सैटेलाइट जो है अर्थ से ज्यादा दूर जाते है उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड होता जाएगा। तो ये जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि डिस्टेंस इज स्क्वायर एंड जस्ट अपोजिट ऑफ फोर्स। ओबे इनवर्स स्क्वायर। और क्या बोल सकते हैं, एक बेसिक सा चीज ये भी बोला जा सकता है कि ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। ये चीज अधिकतर लोगों को कंफ्यूज करती है कि वीक कैसे है जब लॉन्ग रेंज में। तो इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग रेंज में होना और वीक होने में कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका कोई मेल ही नहीं है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्ग रेंज है तो दूर की चीज को अपने अंदर रख सकता है, और वीक क्यों है, अगर ये बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे ग्रेविटेशन बहुत टाइट होता, स्ट्रांग होता, तो हम लोग को अपने अंदर पूरा दबा लेता, हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते, हम लोग चल ही नहीं पाते, पैर उठा ही नहीं पाते, एरोप्लेन उड़ भी नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाते अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता तो हम लोग चल ही नहीं पाते, कोई भी चीज जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पाती। अर्थ के कंपैरिजन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखते हैं तो ये सब होता। तो इससे क्या पता चलता है नॉर्मली कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट इन नेचर। अभी कितने देख लिया, 1 2 3, चौथा वीकेस्ट इन नेचर। अब और क्या, ये एक जगह कंजर्व होती है, एक ही जगह रहती है, कंजर्व मतलब इकट्ठी रहती है एक ही जगह, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज को कंजर्वेटिव फोर्सेस भी बोलेंगे। चलो इसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल वही जैसे मैंने दिया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, ये सब एग्जांपल। अगर जो डेली एग्जांपल देखेंगे तो थ्रोइंग ऑफ अ बॉल, बॉल फेंकते हैं तो नीचे जाती है, जैसे दिस इज अ मार्कर, अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूं ये नीचे जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी है।
तो ये नॉर्मल एग्जांपल्स है, एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हो बहुत अच्छे अच्छे इसके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे चल के, इसको अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट फोर्स है। चलते हैं नेक्स्ट पे जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। इलेक्ट्रो क्या होता है? सबसे पहले दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट ट्विस्ट इसमें ये आता है कि कभी भी दो बॉडीज पे नहीं जाएगा दो चार्ज बॉडीज के बीच, क्योंकि कभी भी चार्ज बॉडीज के बीच ही ये फोर्स एक्ट करता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? द फोर्स acting between two charges or charged bodies is called electromagnetic और electrostatic force। अब जो फोर्स है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे फोर्स क्या क्या चीज कर सकता है, दो अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी हो सकता है, वो भी लिख देते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, F is equal to नॉर्मल, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिखें, F is equal to G m1 n2 by r square। m1 क्यों था? मास ऑफ वन बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी, r डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो नॉर्मल इसमें क्या है, चार्जेस है, चार्ज को कभी भी किससे गुणा करते हैं? q से। तो m हट जाएगा, q आ जाएगा, m2 क्या देगा, q आ जाएगा, q2 हो जाएगा, r वैसे का वैसे रहेगा, डिस्टेंस होएगा, अगर डिस्टेंस हो चेंज नहीं होगा। g इसके जगह हट के आ जाता है k, जहां पे q1 को बोलते हैं चार्ज ऑफ वन बॉडी, q2 बोलेंगे चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी, और वही सेम अपना डिस्टेंस है। अब बात आती है k की, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसकी यूनिट होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ एक नया टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, पाई की वैल्यू तो ऑलमोस्ट आपको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की भी अलग खुद की वैल्यू होती है, जिसकी बात ये इतनी वाली वैल्यू आई है हमारी। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखते हैं, 8.85 into 10⁻² है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ज्यादातर ऐसा भी लिखा जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, डिस्टेंस वही है। तो सबसे पहला तो बेसिक चीज इसकी, तो जैसा क्या आ जाता है इसमें इनवर्स वाला ये भी है। अब सेकंड देखेंगे तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, ज्यादा दूर तक जाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़े स्लो कम होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स। और अब क्या देखेंगे, फॉर्मूले से क्या समझ आता है? सबसे मेन चीज आता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग किसी भी चीज को यहाँ पे पकड़ेंगे तो हमारी जो ग्रेविटी है इसका वो उसको नहीं खींचेगा, लेकिन अगर कोई भी दो मैग्नेट लेते हैं, जैसे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, उसको आपस में पास लाएंगे
तो वो आपस में चिपके रहेंगे, आप जितना भी फोर्स भले आप उसको खींचे हटा दें लेकिन वो चिपके रहेंगे। और अगर आप दो नेगेटिव चार्ज को पास लाते हो तो आप एकदम पास ला दिएगा उससे तो चिपकेगा, सॉरी वो फेंक देगा, पास वो उससे चिपका ही नहीं पाओगे, मतलब टच ही नहीं कर पाओगे। तो यही है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसकी वैल्यू 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होती है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या बचा, इनवर्स वाला देखिए, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस 10⁻36 टाइम ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, सेम वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस ये भी होते हैं। इसको मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस को। तो एग्जांपल देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, एग्जांपल में सिमिलर भाई, दो चार्ज को अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अगर आप पास लाते हो तो चिपक जाते हैं, और अगर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव को आपस में लाएंगे तो रिपल कर जाएगा। बस एग्जांपल और भी आप अपना डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग से ही समझ आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहले नाम से समझते हैं। न्यूक्लियर फोर्स से क्या समझ आता है, फोर्स जो न्यूक्लियस पे लगता है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन समझिए। फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और भी होते हैं क्वार्क्स। तो उतना डिटेल में उसको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लें न्यूक्लियॉन्स को जो आपस में बाइंड करके रखता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर भी लिख सकते हैं। सेकंड में क्या देखेंगे, ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, और 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और क्या बोल सकते हैं इसमें, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखें कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं, इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ का कोई रूल नहीं है। और क्या देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा लॉन्ग रेंज फोर्सेस,
ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं होते, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको देख भी नहीं सकते हम ज़्यादा। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। अब बारी आती है इसकी एग्जांपल्स की। एग्जांपल में देखा जाए तो पहला एग्जांपल ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम स्टेबल है, एटम के अंदर न्यूक्लियस स्टेबल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब अपनी जगह स्थिर है। और दूसरा एग्जांपल देखें तो जो हैवियर एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस बाहर, न्यूक्लियस के पास इतना फोर्स नहीं होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि वो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स को कवर करके रख सकते, जिसके कारण उनमें रेडियो एक्टिविटी, ये भी उसका एक एग्जांपल है। तो बस यही सब। आगे देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट फोर्स है। अब देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा सा अलग होता है। ये रेडियो एक्टिविटी के समय जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर आते हैं, हायर एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम हो गया, उनमें से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं उनके बीच में ये फोर्सेस है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। जो मैंने बोला, force acting between elementary particles emitted during radioactive decay in higher atoms। अब अगर आपको रेडियोएक्टिव डीके नहीं पता तो उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आपको देख लेना। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे वीक फोर्स हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आता है, ये होता है 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और देखेंगे तो ये भी नॉर्मल न्यूक्लियस में लगता है, तो ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। और अब बाकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक और प्रॉपर्टी था, वो इनवर्स को अलाउ नहीं ओबे करता, ये भी नहीं करता। तो इस प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस वो स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। आईएसआर मतलब इनवर्स को अलाउ। अब अगर इसके एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में स्मोक डिटेक्टर देख सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर में इसका यूज होता है इस फोर्स का। अब देखते हैं कंजर्वेशन लॉस। बेसिकली 5 तरह के कंजर्वेशन लॉस होते हैं, तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द नेट मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिकम ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब मास कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, बस सिंपल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसको लिखते हैं
The net mass of an isolated system remains always constant. मास कभी चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसको एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। C+O2 क्या मिलता है? CO2। कभी भी CO बस नहीं मिलेगा, कभी भी CO बस कभी नहीं मिलता, CO2 ही मिलेगा, या 2CO नहीं मिल सकता। क्यों? यहां से कितना है? 1, यहाँ वो कितना है? 2। सेम उतना ही इधर भी होना चाहिए। इसी का मतलब होता है मास कभी चेंज नहीं होता है, मास रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब सेकंड देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो वर्ल्ड फेमस है भी है, इसके बारे में तो सबको पता होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो जैसे एक थॉट हो चुका है, फिर भी लिख देता हूँ। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बीइंग क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कभी बनाई भी नहीं जा सकती, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कुछ एक्सटेंट के लिए गलत साबित होता है। क्यों? अब एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जितनी आती है उससे थोड़ी सी वेस्ट होती है। क्यों? वो चेंज हो जाती है हीट फॉर्म में, तो थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेस्ट होती ही है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम तब तक सेम रहता है जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P is equal to mv। अब ये कैसे समझते हैं? एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग इसको। नाव का एग्जांपल देते हैं। अगर कोई नाविक है, नाव चला रहा है, अब अगर वो नाव से कूदता है तालाब में, जब वो तालाब में कूदा तो उसका बोट पीछे जाएगा। तालाब में कूदने से पहले क्या है? लीनियर मोमेंटम दोनों का जीरो, तो तालाब में कूदने के बाद भी दोनों का जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्यों? वो इस तरफ कूदा, और जितने फोर्स से वो इस तरफ कूदा उतनी ही फोर्स से वो भी पीछे जाएगा। इसीलिए तो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो एम बी इज इक्वल टू एम बी पहले, अगर बाद में देखा जाए एम डैश बी डैश फॉर पर्सन और फॉर बोर्ड, ये भी वही होगा एम डैश बी डैश, क्योंकि जितने फोर्स से ये कूदा है उतने ही फोर्स से ये पीछे आता है। तो बस यही है लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको डेफिनेशन कैसे देखेंगे? In an isolated system, linear momentum always remains constant। बस इतना ही है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ conservation of angular
मोमेंटम सेम लीनियर मोमेंटम की तरह एंगुलर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है बस। in an isolated system, angular momentum remains always constant। बस इतना ही है। अब देखेंगे लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बस यही। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक और दूसरा एटम, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दोनों के पास 1 1 होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 2 हो जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। या तो तभी होगा या तो HCl हो या किसी के साथ बॉन्ड बना चुका। So the net charge of an isolated body remains always constant. Net charge isolated body, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये था हमारा चैप्टर 1 फिजिक्स का, चैप्टर 1 पूरा शॉर्ट समरी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स का खत्म कर लिए। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं तो मैं नीचे शॉर्ट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं।